कल हमने एम्पियर का नियम शुरू किया था। ठीक है, एम्पियर परिपथ का नियम। अब एम्पियर के परिपथ के नियम में पहली बात तो कल जो लोग कल का लेक्चर ना देखो, एम्पियर का परिपथ का नियम क्या है, तो कल के लेक्चर मैंने पढ़ाया, उसको देख ले, फिर ये समझ में आना आसान हो जाएगा। अब ये परिपथ का नियम बहुत छोटा सा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे दोहरा सकता हूँ, 2 मिनट लगेगा। असल में ये है, किसी तार में अगर धारा I बह रही है, किसी तार में, ठीक है, जिसकी लंबाई L है, उसमें धारा I बह रही है, तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये हम जानते हैं, ऐसे बनेगा, क्योंकि अंगूठा रख कैसे कर लेता हो तो ऐसे बन रहा है। तो एम्पियर ने बताया कि ये कितना बनेगा। ठीक है, एम्पियर ने क्या बताया कि ये धारा अगर I बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, मात्रा मतलब क्वांटिटी में कितना बनेगा, ठीक है ना, उसका मान कितना होगा। तो उन्होंने कहा कि वो जितनी धारा होगी उतना ही क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैंने क्या बताया, धारा जितनी होगी उतना ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन धारा बराबर चुंबकीय क्षेत्र उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने और क्या कहा, ये धारा ही बस नहीं होगी, धारा के साथ इसकी पारगम्यता, चुंबकीय क्षेत्र की पारगम्यता क्या करो, गुणनखंड करो, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट I बराबर बी, और फिर एक छोटा सा इस पे डीएल, छोटा सा डीएल मतलब छोटा सा क्या ले लो, एक डीएल पार्ट ले लो, इस बी का क्या ले लो, छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसको डीएल कर लो। ये डीएल क्यों कहा जा रहा है बी का, डीबी लिखना चाहिए नहीं, ये पूरा सर्कल में घूम रहा है ना वृत्त में, तो वृत्त की लंबाई को लिख रहा है एल, परिधि को क्या लिख रहा है एल, उस परिधि का मान क्या है, छोटा सा मान क्या होगा डीएल। ये पूरा कितना लंबा होगा, एल लंबाई है इसकी, तो एल लंबाई का छोटा सा भाग क्या हो जाएगा, डीएल। अब यहाँ पे लिखो डीएल, ठीक है, बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, नियम तो इतना ही है, ये इतने पे छोड़ दी, लेकिन ये वेक्टर के साथ आता है, मतलब सदिश के साथ। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड सदिश होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश होता है, और लंबाई भी क्या होती है, सदिश होती है। अब बी बाहर, डीएल का क्या कर दो, समाकलन कर दो, बी बाहर निकालो, डीएल का समाकलन कर दो, यहाँ से मान मिल जाएगा। तो नियम तो यही है एम्पियर का। ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम, एम्पियर का परिपथ या एम्पियर परिपथ नियम भी बोलते हैं इसको, कार्य छोड़। अब ये डीएल का जब समाकलन होता है, तो समाकलन में आप लोग अगर केवल फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप लोग को समाकलन थोड़ा मुश्किल है, जो मैथ वाले होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर मैं समझाता हूँ। जब हम समाकलन करते हैं, ये क्लोज है, मतलब क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब ये होता है कि कोई वृत्तीय पथ है, इसका मतलब क्या है, वृत्तीय पथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा पथ है, वृत्तीय पथ है, बंद है, बंद। ठीक है, कैसा पथ है, वृत्तीय पथ है। अब इसका जब समाकलन होगा, इसके अंदर मैं कोई मान लिख दूं, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिखूं डीएल। डीएल लिखने का मतलब क्या है, डीएल लिखने का मतलब ये है कि इस डीएल का मान हमें पता है, इस पूरे का मान तो हमें नहीं पता, पर इस डीएल का मान पता है। तो क्या है, इस डीएल का जब मैं समाकलन करूंगा तो मुझे ऐसे बहुत से डीएल इसमें मिलेंगे, 1 डीएल 2 डीएल 3 डीएल। समाकलन में क्या होता है, जितने डीएल होंगे, ठीक है, यहाँ पे कितने डीएल है, डीएल डीएल डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, ठीक है, इधर भी जितने टोटल, इन सब पे पूरा बनाओ, इस सब बनाओ डीएल, और सभी डीएल की लंबाई क्या हो, सेम हो, मतलब सभी का क्या हो, आकार लंबाई सब सेम हो, मतलब जितना बड़ा ये डीएल उतना बड़ा ये, उतना बड़ा ये, सब क्या है, एक बराबर है। फिर क्या करो, उसको जोड़ दो। अब जोड़े कैसे, इस सभी डीएल को जोड़े कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने डीएल हैं। ठीक है, हमें ये पता नहीं कितने डीएल हैं, डीएल बहुत सारे हो सकते हैं, हजार डीएल को जोड़ने में हमको बहुत समय लगेगा। उन सभी डीएलों को जोड़ने के लिए एक नियम बनाया गया, समाकलन। ठीक है, सभी मानों को एक साथ जोड़ लेने के लिए क्या बनाया गया, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़, और अवकलन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। अवकलन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और समाकलन का मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब डीएल को जब जोड़ोगे, ये समाकलन जब घटेगा तो मिल जाएगा एल। पूरी लंबाई कितनी है इस तार की, इसको, ये तार है नहीं, मतलब तार तो नहीं है, ये वृत्त बन रहा है, तो वृत्त की लंबाई कितनी है, एल। असल में कितनी थी, परिपथ कितना होता है,
2πr कितना होता है? 2πr। कितना होता है एल बराबर 2πr। तो यहाँ पे क्या लिख दे? बी 2πr। ध्यान रहे ये क्षेत्रफल नहीं है, गलती ना करें। क्या है ये? सरकमफरेंस है, परिधि है। क्या है ये? परिधि। क्या है? परिधि, सरकमफरेंस है। क्षेत्रफल नहीं है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। हम यहाँ पे जो मान लिख रहे हो किसका लिख रहे हैं? परिधि का, ना कि क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान रख लीजिए। अब मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मुझे आगे काम करना है। समाकलन समझ में आ गया? म्यू नॉट आई। अब यहाँ से b निकाल लो तो ये मान को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2πr बराबर। तो यहाँ पर b का मान इस पूरे वृत्त पर कहीं भी, इसका मतलब क्या है? इस पूरे वृत्त पर, चाहे यहाँ पे, 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 हर जगह b का मान क्या है? ये b का मान कितना है? इतना है हर जगह। ठीक है। अब मैं अगर इस वृत्त को बढ़ा देता, यहाँ पे इतना बड़ा कर देता, ठीक है, तो फिर ये b और ये b अलग हो जाता, फिर ये b दूसरा हो जाता और ये b डैश हो जाता, मतलब ये दूसरा भी हो जाता। फिर ये इतना नहीं लिखा था, फिर दूसरा लिखा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ये बढ़ जाता, ये r बढ़ जाता। जैसे इसका r है स्मॉल r, इसका r बड़ा r हो जाता। ठीक है, b डैश के लिए हमें क्या लिखना पड़ता? म्यू नॉट आई बाई 2π बड़ा। तो हर जगह b डैश कितना होता? इतना। इस वाले पूरे में कितना होता? 2πr। और इस वाले में कितना है? छोटे वाले में 2π छोटा r। ठीक है, ये तरीका होता है। ये एम्पियर का लॉ है। अब एम्पियर के लॉ का हम पढ़ रहे हैं प्रयोग। कहाँ कहाँ प्रयोग दिखता है? एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें कल मैं एक बताया था, खैर वो आज ही है, इसमें इसी में आ जाएगा। किसी धारावाहिक चालक के अंदर वो बाहर चुंबकीय क्षेत्र, कोई धारावाहिक चालक है ऐसा बड़ा है जिसमें धारा जा रही है। ये धारा है आई। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर बाहर वह सतह पर भी लिख सकते हैं। तो हमें 3 जगह निकालना है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका अक्ष है। क्या है? अक्ष। अक्ष समझते हो ना, जिस बीचों बीच में जो होता है लाइन, उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचो यहाँ तक, और इस दूरी को कह दो r। ठीक है, क्या है ये इस धारावाहिक चालक की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ले लो P, एक बिंदु P ले लो। कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r पे एक बिंदु P है। यहाँ पे हमें क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बताना है, P यहाँ पे बताना है, और ये 1 है, ये 2 है, और हमें एक और पॉइंट ले लो यहाँ पे अंदर, ये 3 है। तो हमें इन 3 जगहों पे चुंबकीय क्षेत्र बताना है। देखो कहाँ कहाँ पे? 1 पे, 2 पे और अंदर 3 पे। इस धारावाहिक चालक के बाहर कितना होगा, इसकी सतह पर कितना होगा, और इसके अंदर कितना होगा। अंदर बाहर वह सतह पर भी लिख सकते हैं। अंदर बाहर वह सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम पहले यहाँ शुरू करेंगे बाहर से। बाहर, ठीक है, बाहर निकालना है। जब भी निकालना हो तो इसके लिए तरीका क्या था? मैं इसको छोटा कर लूँ क्योंकि बड़ा बनना पड़ जाएगा। मान लो ये बाहर है P, तो यहाँ से ना क्या क्या किया जाएगा? एक पहले लिखता हूँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें एक एम्पीरियन ठीक है, एम्पीरियन एक अक्षीय, ठीक है, एक अक्षीय या कोएक्सियल, एक अक्षीय वृत्त का निर्माण करना पड़ेगा। अब ये एक अक्षीय क्या होता है? कोएक्सियल मींस कहते हैं इसको, कोएक्सियल, ठीक है। एक अक्षीय क्या होता है? ये वाली अक्ष दिख रही है ना, ये अक्ष किसकी है? इस तार का केंद्र है, ठीक है, केंद्र। वही क्या हो, यहाँ से एक वृत्त बनाओ, मतलब क्या है, एक कल्पना करो वृत्त का, ऐसे कल्पना में डॉट डॉट बनाया जाता है और ऐसे बनाओ। इस वृत्त की कल्पना करो, ये कौन सी वृत्त है? एम्पीरियन एक अक्षीय वृत्त या कोएक्सियल सर्कल है, ठीक है ना, वृत्त। कैसे एक अक्षीय? ये देखो, ये वाला अक्ष इसके भी केंद्र पर है, ठीक है, इस वाले वृत्त के भी केंद्र पर है और इसके भी केंद्र पर है, दोनों के क्या है? केंद्र पर है। धारावाही चालक के भी केंद्र पर है और वृत्त के भी केंद्र पर है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? एक अक्षीय होगा। मतलब ये कैसा है? सब दोनों का अक्ष कैसा है? एक ही है। तो इसका भी अक्ष यही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन इस धारावाही चालक का भी अक्ष है और इस काल्पनिक को एक अक्षीय वृत्त का भी है, इस काल्पनिक वृत्त का भी है अक्ष, ठीक है। अभी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा करेगा। अब इसके लिए एक छोटा सा डीएल ले लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, दूसरा क्या करना है हमें? असल में हमारा जो नियम होता है ये बीडीएल, यहाँ पे सदिश लगा होता है और ये डॉट होता है, मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल है, सदिशों का अदिश गुणनफल। इसे क्या कहते हैं? सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होता है? ये देखो, ये सदिश एक, ये सदिश दो, दोनों का जब ये अदिश गुणनफल होगा, मतलब डॉट वाला, तो क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। और सदिशों का जब सदिश गुणनफल होता है तो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे होता है? ए वेक्टर ए, मतलब सदिश ए क्रॉस का साइन लगा दिए, क्रॉस, इसको डॉट कहते हैं, ठीक है। कितना होता है? ए बी साइन थीटा। तो देखो थीटा का अंतर है, यहाँ पे क्या होता है? कॉस थीटा, यहाँ क्या होता है? साइन थीटा। अच्छा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से डॉट वाला है तो हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है। ये लिख लिए, ये बगल में लिख लेना है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे कॉस थीटा पता करना होगा। इस वृत्त से कॉस थीटा कितना है? मतलब यहाँ पे मैं एक डीएल ले लूँ, इस वृत्त पे ये चुंबकीय क्षेत्र बी बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है? धारा ऐसे जा रही है इसमें ना, ऊपर की तरफ। देखो, इस पूरे चालक में धारा कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। अंगूठा किधर रखेंगे? धारा की दिशा में, और ऐसे बंद करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है। इस वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा है? ऐसे। क्या बन रहा है? ऐसे वृत्त पे चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, तो जैसा भी पीछे एम्पियर का रूल बताया, नियम बताया था ना, बीडीएल, क्या हो गया? यहाँ पे थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? पहले लिखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री कैसे है? थोड़ा ये भी समझा दो। ये भी देखिए तो तो यही वृत्त बन रहा है, ये डीएल ले रहा हूँ और ये बी ले रहा हूँ। अच्छा, ये बी है, कल मैं बताया था, फिर भी बता देता हूँ, ये बी है और इसी लाइन पे डीएल, बी, ये बी है, ठीक है, समझो, ये बी है, ये वाली लाइन बी है, ये बी, इसी लाइन पे मैं क्या ले रहा हूँ? डीएल छोटा सा, ठीक है, ऐसे समझो। ये जो तुमको ब्लैक वाला दिख रहा है ना, इसको समझो डीएल लिया हूँ। चुंबकीय क्षेत्र भी यही है, ठीक है। ये पूरी लाइन क्या है? ये पूरी लाइन चुंबकीय क्षेत्र है। और इसी लाइन पे मैंने क्या किया? छोटा सा डीएल ले लिया था। डीएल और बी दोनों एक ही लाइन पे हो। जब दो चीजें एक ही लाइन पे हो तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0, ठीक है। तो बी
डॉट डीएल के मध्य का कोण 0 डिग्री। ठीक है, कितना होता है बी और डीएल, बी डॉट डीएल के मध्य का कोण कितना होता है यहाँ पर 0 डिग्री होता है। यहाँ थीटा वाला क्या होगा 0, मतलब का 0 क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनके बीच का कोण क्या लिखना है, ये कॉस क्या लिखेगा, डी हटाऊंगा तो अब कॉस क्या कितने रखना है 0, तो क्या आ जाएगा बी डी एल। ठीक है, अब कितना मिल गया बी डी एल मिल गया, आगे देखते क्या करते हैं। ठीक है, अब बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ये वृत्त है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, बी को बाहर कर लो, डी एल का समाकलन कर दो, बार बार वही मान मिलेगा डीएल का, क्योंकि वृत्त है, वृत्त के लिए 2 पाई आर ही लिखना है, कितना लिखना है 2 पाई आर। पर ध्यान क्या देना है, ये आर इसके लिए छोटा आर हो जाएगा और इसके लिए कितना हो जाएगा बड़ा आर हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान है। यहाँ पे आर बस बदलते रहना है, कितना जाएगा बी 2 पाई, यहाँ पे बड़ा वाला है, ये वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी यहाँ से तक आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या कितनी है ये आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर, ये हमें क्या मिल गया इसका मान, बी डी एल का मान कितना है 2 पाई आर, बी 2 पाई आर। अब धारा, धारा कितनी है, धारा इसमें बहने वाली धारा आई है, धारा आई, ठीक है, बराबर आई ही है। अच्छा, फिर अब क्या करना है, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या करना है, देखो एम्पियर के नियम से ये करना है, यहाँ पे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम कितना म्यू नॉट आई बराबर बी डी एल, यही होता है एम्पियर का नियम। ठीक है, और बी डी एल का मान हमें पता है, ठीक है, बी डी एल का मान हमें पता है, हमने निकाल लिया। ठीक है, कितना लिखते, ये पूरा ऐसे जो है म्यू नॉट आई बराबर 2 बी 2 पाई आर, बी बराबर कितना मिल जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ये कौन सा है, बी बाहर, बाहर आउटसाइड। ठीक है, तो मतलब इस तार के, इस धारावाही चालक की, ठीक है, ये जितना इसके बाहर कहीं भी यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, हर जगह कितना चुंबकीय क्षेत्र इतना है, म्यू नॉट आई ये धारा है बटा 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अंदर निकालना है, अंदर वाला निकालते हैं। ठीक है, अब अंदर वाला निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, अंदर वाला निकालने से पहले हम इसकी सतह पे निकालते हैं। ठीक है, सतह पर, तो सभी चीजें ऐसे लिखाएंगे, सतह पे जब आ जाएंगे, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, सतह पे आ गए, इसको भूल जाओ, मैं फिर से बना देता हूँ सतह की। ठीक है, सतह के लिए ये बनेगा, ऐसा है, धारावाही चालक है, ये इसकी अक्ष है, और यहाँ से हमें कहाँ पे निकालना है, ये सतह पे। ठीक है, इस पूरी सतह पे कहीं भी, इस पूरी सतह पे कहीं भी, ठीक है, इस साइड से निकालो चाहे इस साइड से निकालो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। ठीक है, चाहे इस वाली लाइन पे निकालो चाहे इस वाली लाइन पे निकालो। ठीक है, चाहे ऊपर निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, कहीं भी निकालो सेम मिलेगा, यहाँ पे निकालो दूसरा। ठीक है, यहाँ पे निकालना है दूसरा, ये क्या त्रिज्या आर है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक काल्पनिक वृत्त बनाएंगे। अब ये वृत्त कैसे बनेगा, ऐसे अंदर इसके यहाँ से यहाँ तक छूटा हुआ, ठीक है, इसके अंदर ऐसे। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या जितनी होगी, ये आर जितना है उतना इधर भी होगा आर, तो सभी चीजें अपने आर के बराबर बनती है ना, त्रिज्या के बराबर तो वृत्त बनेगा। ठीक है, आर आर 2 आर तो क्या हो गया, पर क्या हो गया इसकी व्यास हो गया, व्यास के बराबर तो वृत्त बनता है। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये आर यहाँ से यहाँ तक है, अगर मैं सीधा आर और बढ़ा दूं कितना ही बड़ा तो बनेगा। ठीक है, कोई वृत्त कितना बड़ा बनता है, जितना बड़ा उसका व्यास होता है। ठीक है, तो मतलब जितना बड़ा उसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या का दुगुना क्या होगा उसका व्यास होगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा बन रहा है। अच्छा, तो अब
यहाँ भी डीएल के बीच कितना एंगल होगा, ये 0 होगा क्योंकि डीएल भी इससे ऐसे ही मिलेगा, यहाँ डीएल मिलेगा और यहाँ पे बी मिलेगा, तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा, 0। याद रखो, जब बदलेगा तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही रहेगा। तो ये इतना ही लिखो, इसके लिए भी इतना ही लिखो, यहाँ तक लिखो, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों, ये आर देखो, अब ये आर ये नहीं रहा, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये वाला आर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा आर लिखना पड़ेगा, ये। यहाँ पे भी कौन सा आर लिखना पड़ेगा, ये। तो यहाँ पे भी ये किसके लिए, सतह पर। ठीक है, सतह पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अच्छा, अब इसको लिख लो, समय लगेगा थोड़ा, ठीक है। बस सेम चीज करना है दोनों में, कुछ अलग नहीं, एग्जैक्ट चलना है, बस ये आर का मान बदल देना है। तुमको प्रूव करने के लिए बहुत आसान है, बस ये आर का मान बदल देना है। ये हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, आर का मान बदल जा रहा है क्योंकि इसका वृत्त छोटा बन रहा है। छोटा बनेगा तो उसका जो त्रिज्या है वो भी छोटी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या बड़ी, इसकी त्रिज्या छोटी हो गई, ठीक है। तो त्रिज्या का मान बदल गया, आर आर हो गया, ठीक है। छोटा आर किसमें बदल गया, बड़े आर, बस इतने। अब ये वाला थोड़ा काम का है, अंदर वाला, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ये सब तो खैर इसके लिए भी ठीक ही रहता, ठीक है। ये जो लिखा था ना बिंदु, तो ये पी कहाँ था, यहाँ पहुंच गया इसके लिए, ठीक है। इसके लिए तीसरे वाले को यहाँ बनाते हैं, थोड़ा देखने में आसान रहेगा, क्योंकि ये तीसरा वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को छोटा आर है, इसको भी छोटा आर है, निकालो। इस आर में अंतर है, पर इसको बनाओ और ऐसे एक वृत्त की कल्पना कर लो, ऐसे एक वृत्त की कल्पना कर लो, ठीक है। ये कैसी है, एक काल्पनिक वृत्त है, एक काल्पनिक वृत्त का निर्माण करें, ठीक है। फिर थीटा लिखना है, थीटा कितना होगा, 0। किसके लिख रहे हैं, अंदर, अंदर। तीसरा, ठीक है, काल्पनिक जो लिखे थे पूरा वही लिख सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं, थीटा बराबर 0, ये सब सेम है, ठीक है। ये पूरा काम यहाँ तक सबके लिए सेम होगा, और ये धारा बदल जाएगी यहाँ। अब ये यहाँ से बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और ये आर बदल जाएगा, ये आर फिर छोटा आर हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, थीटा बराबर 0 डिग्री और क्लोज इंटीग्रल बी डी एल बराबर बी 2 पाई आर, यहाँ तक ठीक है। अब जो बदल जाएगा वो देखने वाली है, ये कैसे बदल जाएगा, आगे अब क्या करना है इसमें, ये हो गया। अब हमें निकालना है धारा, मेन चीज क्या है इसमें, धारा निकालते हैं। क्यों, यहाँ पे धारा में ऐसा क्या खास है, धारा में खास ऐसा है कि यहाँ पे धारा जा रही है ऐसे, ये इसका क्या है, अक्ष है, धारा जा रही है ऐसे और ये इसका अक्ष है, और यहाँ पे हम तीसरा वाला ले रहे हैं ऐसे अंदर। तो क्या है ना, ये जो वृत्त हम छोटा सा ले रहे हैं, ठीक है, जो छोटा सा एक अक्षीय वृत्त ले रहे हैं, कोएक्सियल वृत्त ले रहे हैं, इसको एक अक्षीय वृत्त कहते हैं। इसके बाहर भी धारा है कि नहीं है, क्योंकि ये धारावाही चालक के अंदर है तो उसके बाहर भी धारा है और उसके अंदर भी धारा है, ठीक है। तो बाहर कितनी धारा है, अंदर कितनी धारा है, दोनों भी लिखना पड़ेगा। धारा बराबर धारा आई, ठीक है। लूप, किसकी धारा, इसको लूप कहते हैं। लूप की धारा कितनी है, यहाँ पे लूप की धारा है, ये बाहर का एरिया कितना है, ठीक है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या है, पाई आर
ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? इस वाले लूप का एरिया निकालेंगे, छोटे वाले का। छोटे वाले का एरिया कितना है? इसका त्रिज्या है r। देखो छोटे वाले लूप का एरिया कितना है? ये r है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर पहले, फिर पता करेंगे कि इसके एक छोटे से भाग में इस पूरे ये जो बड़ा वाला धारा है, मतलब धारावाही चालक है, इसके छोटे से भाग में कितनी धारा बह रही है। तो देखो इसके किसी भी भाग में, इतने छोटे से भाग में, ठीक है, कहीं भी कितनी धारा बह रही है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? आई, धारा तो आई है इसमें, आई, और इसके क्षेत्रफल से भाग देते हैं। इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी बड़ी है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? आई बटा पाई आर स्क्वायर। अब इसको पाई से पाई काट दो, आई लूप कितना मिल जाएगा? आर स्क्वायर, मतलब आई आर स्क्वायर बटा आर। ये इतनी धारा है इसमें, ठीक है, ये देख लो ध्यान। ये क्या चीज है? इसके इकाई स्थान में बहने वाली धारा। इकाई स्थान में बहने वाली धारा कितनी है? आई पाई आर स्क्वायर। इतने में कितनी होगी? तो इसके एरिया से इसमें गुणा करो, ठीक है। इसके इकाई स्थान में, इसके इकाई स्थान में इतनी धारा है, ठीक है, इकाई स्थान में, इकाई स्थान में प्रवाहित धारा इतनी है। तो ये इसी का भाग है, क्या है? इस बड़े वाले, ठीक है, इस बड़े वाले धारा इसका चालक का ये क्या है? भाग है। तो उसमें कितनी धारा होगी ये हमें निकालना है। उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो पहले तो हमें धारा निकालनी। इसके क्षेत्र से इसकी धारा का इकाई की धारा का, इकाई स्थान की धारा का इस क्षेत्र में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है, ऐसा समझो। तुम्हें इतने, ठीक है, इतने का मान पता है, आई बटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया इतना है। मैं कहूँ तुम इतने का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे? इसमें पता करोगे कि ये कितने हैं। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इसका एरिया जितना है, इसका एरिया कितना है? 4 है। इसमें क्या करोगे? 4 से गुणा कर दोगे, आई बटा के 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको इसका एरिया तो पता नहीं, हमें पता है, पर कैसे पता है? ऐसे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये मिल जाएगा। अच्छा, अब चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना, ठीक है, एम्पियर लूप से। एम्पियर के नियम से क्या है? म्यू नॉट आई बराबर बी डी एल, ठीक है। बी डी एल का मान हमारे पास है कितना? 2 पाई आर बी, और म्यू नॉट आई का मान भी हमारे पास आ गया, कितना है? ये आई आर स्क्वायर बटा आर, आर से आ जाएगा, ठीक है, जो बच रहा है उसको लिखिए। तो म्यू नॉट आई बच गया, एक आर बच गया नीचे, और ये 2 पाई इधर भेज दो, ये 2 पाई इधर भेज दो, और आर स्क्वायर। ये आ गया बी का मान, ठीक है। तो अंदर इतना चुंबकीय क्षेत्र, अंदर इतना, ठीक है। चलो अभी ये हो गया। अब देखा जाए, ठीक है, अब क्या देखना है? अब हमें देखना है अच्छा, हो सकता है कि ये जो हेडिंग में लिखा हूँ ये एनसीईआरटी किताब में ना मिले, लेकिन एम्पियर का जब नियम पढ़ रहे हो तुम, उसके जस्ट उसी, मतलब जब थ्योरी पढ़ रहे हो, जिस पेज पे लिखा है उस पेज को पढ़ लो, और इस साइड एक प्रश्न दिया है, एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल में ये थ्योरी दिया हुआ है। ये थ्योरी अलग से नहीं दिया हुआ है कि तुमको एम्पियर के नियम में जोड़ के दे दे, ऐसा नहीं किया। थ्योरी में जोड़ के नहीं दिया है, अलग से प्रश्न दिया है, और वो ये प्रश्न है, और तुमको पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो प्रश्न ऐसे पूछता है या वो वाला प्रश्न पूछता है, पूछने का तरीका ये हेडिंग दे रहा है, किसी धारावाहिक चालक के अंदर बाहर व सतह पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करें। ये किसी धारावाहिक चालक के अंदर बाहर व सतह पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करें, ये प्रश्न बन जाएगा, या वो प्रश्न बन जाएगा जो पूछ रहा है। सेम काम करना है जो बता रहा। अच्छा, अब देखो थोड़ा इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। तो जो पहला वाला केस था उसमें क्या था? चुंबकीय क्षेत्र जो था वो दूरी बढ़ने पे घटेगा। क्या होगा? दूरी बढ़ने पे घटेगा, मतलब बाहर, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर मैं कहीं भी जाऊंगा तो दूरी बढ़ेगी, तो क्या होगा?
चुंबकीय क्षेत्र का मान, दूरी बढ़ेगी, बी का मान घटेगा। अच्छा, सतह पर, ये सतह पर दूसरे नंबर पर एक अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा एक होगा बी का मान, बी अधिकतम यहाँ पर होगा, ठीक है। अब तीसरा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दूरी बढ़ेगी, ठीक है। इस वाली लाइन पे अगर मैं रहूंगा, ये वाली लाइन, ये जो लाइन यहाँ पे रहूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र 0 मिलेगा। इसके थोड़ा सा इधर जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, और आगे तब भी मिलेगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, आर बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा मुझे, मेरा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अंदर क्या होगा, दूरी बढ़ने पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, बाहर क्या होगा, दूरी बढ़ने पे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और बी पर क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। तो ये मतलब है। तो दूसरा क्या है, दूसरा निकले बी अधिकतम, और तीसरा बी के क्या है, डायरेक्टली मतलब समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती, ये समानुपाती, ठीक है। तो समानुपाती, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, इसको समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक का मान अगर बढ़ेगा तो दूसरे का घटने लगेगा, और समानुपाती का मतलब क्या होता है, किसी भी एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ जाएगा, बस। इसका फिगर कैसा बनेगा, इसको बी मान, इसको आर कहो, इसको बड़ा आर कहो, ठीक है। तो ये देखो, जब अंदर है, ठीक है, यहाँ पर है, अक्ष से यहाँ तक आने में, मतलब यहाँ तक आने में आर तक, ये वाला आर चलेगा, और फिर ये वाला आर चलेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में बी का मान बढ़ रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में बी का मान घट रहा है। तो पहले क्या होगा, बी बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा कब तक, जब आर तक पहुंचेगा। तो देखो आर तक पहुंच गया, बढ़ गया, अधिकतम हो गया। अब फिर क्या होगा, घटने लगेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, बी ये है, और यहाँ पे क्या है, बी ऐसे, ठीक है। ये इसका क्या है, फिगर है। और इस प्रश्न में ये आखिरी काम हो गया। ये कम से कम 7 नंबर का या 5 नंबर का तो पक्का ये प्रश्न है, इससे कम का नहीं है। ये कम में भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि ना पूछे। तो आपको काम तो इतना ही करना पड़ेगा, 4 नंबर या 3 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन काम तो आपको इतना ही करना पड़ेगा, इसमें कम काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। 7 नंबर में आएगा तब भी इतना करना है, 5 नंबर में आएगा तब भी इतना ही करना है। अच्छा, ये होंगे। आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आगे पढ़ते हैं।